प्रणाम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के साइंस पुस्तक का अध्याय 8 जिसका नाम है बल और गति के नियम। तो बल और गति के नियम के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, पिछले अध्याय में हमने सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर गति का वर्णन किया था। तो हम पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? सरल रेखा पर वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर गति का वर्णन किया था। लेकिन हमने यह चर्चा नहीं की थी कि गति का कारण क्या होता है। गति का क्या कारण होता है इसकी चर्चा नहीं की थी। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण है? इस अध्याय में हम बल और गति के नियमों के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को अर्थात इन जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। तो आगे देखते हैं बल क्या है। तो बल क्या है? तो बल सामान्य भाषा में किसी वस्तु की गति की अवस्था में किसी वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। विज्ञान में इसे ही बल कहा जाता है। तो किसी वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए उसे खींचना, धकेलना और ठोकर मारना पड़ता है। विज्ञान की भाषा में यही बल है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वही क्या है? बल। तो बल के क्या प्रभाव होते हैं उसे देखते हैं। तो बल यह विराम अवस्था में रखी गई वस्तु को गतिमान कर सकता है। तो बल क्या कर सकता है? विराम अवस्था में रखी वस्तु को गतिमान कर सकता है। यह गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है, अर्थात चाल को तेज या धीमा कर सकता है। किसी गतिमान वस्तु की चाल को तेज या धीमा कर सकता है। तो कौन? तो बल। तो बल गतिमान वस्तु की दिशा अर्थात डायरेक्शन भी बदल सकता है। बल वस्तु के आकार अर्थात शेप या आकृति में परिवर्तन ला सकता है, जैसे स्प्रिंग को खींचना या गुब्बारे को दबाना। ये सब बल के ही उदाहरण हैं, जिससे हम बल लगाने पर वस्तु की आकृति और आकार परिवर्तन हो जाता है। तो आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ बल के प्रकार है। तो बल है संतुलित और असंतुलित बल। बल क्या हो सकते हैं? तो बल संतुलित और असंतुलित हो सकते हैं। तो संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स क्या है उसे देखते हैं। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल या नेट फोर्स शून्य होता है तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था अर्थात विराम या एक समान गति को नहीं बदलते हैं। संतुलित बल क्या करते हैं? वस्तु की गति अवस्था को क्या करते हैं? कोई चेंज नहीं करते। या तो विराम में है तो विराम में रहेगा, एक समान गतिमान है तो एक समान गतिमान रहेगा। अर्थात वस्तु की गति की अवस्था में कोई चेंज नहीं करता। कौन? तो संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था को नहीं बदलते हैं। आगे इसका उदाहरण है संतुलित बल का। यदि एक लकड़ी के गुटके को दोनों ओर से समान बल से खींचा जाए तो वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यदि एक लकड़ी लेते हैं और दोनों ओर से समान बल से खींचते हैं तो लकड़ी वहीं का वहीं रहेगा, अर्थात दोनों तरफ से बराबर का बल लगा है, अर्थात संतुलित रहेगा। संतुलित बल लगेगा और लकड़ी नहीं खिसकेगा। आगे है
असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल वस्तु की गति की दिशा या चाल। असंतुलित बल वस्तु की गति की दिशा या चाल में परिवर्तन करता है, अर्थात असंतुलित बल त्वरण उत्पन्न करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो असंतुलित बल। आगे है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? जब हम किसी भारी संदूक को खिसकाने की कोशिश करते हैं और वह नहीं खिसकता, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है घर्षण बल। जब हम किसी भारी संदूक को खिसकाने की कोशिश करते हैं और वह नहीं खिसकता, तो इसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल जो गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है और हमारे द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है। तो घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है और हमारे द्वारा लगाए गए बल को क्या कर देता है? संतुलित कर देता है। आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं गति का प्रथम नियम। तो गति का नियम किन्होंने दिया था? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और हम गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। तो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला था कि वस्तुएं तब तक एक निश्चित गति से चलती है जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो गैलीली ने निष्कर्ष निकाला था कि वस्तुएं तब तक निश्चित गति से चलती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन ने इसे एक नियम का रूप दे दिया। गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। गति का प्रथम नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो गति का प्रथम नियम कहता है क्या कहता है? तो कोई भी वस्तु स्थिर या गति में हमेशा बनी रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे है जड़त्व अर्थात इनर्शिया। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या है? तो किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण क्या क्या है उसे देखते हैं। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ गति में रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम में रहने की कोशिश करता है। यही कारण है कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला जड़त्व के उदाहरण है चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है शरीर का निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा
जड़त्व के कारण गति में रहता है। अगला है दरी को डंडे से पीटने पर धूल का उड़ना, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। दरी गति में आता है, डंडे से पीटने पर दरी गति में आता है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण विराम में रहता है और दरी से अलग हो जाता है। तो आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। तो ये उदाहरण भी देखा हुआ। यदि ग्लास पे कार्डबोर्ड रखे, उस पे एक सिक्का रखे और कार्डबोर्ड को झटके से खींच ले तो सिक्का क्या होता है, गिलास में गिर जाता है। यह किसका उदाहरण है, तो जड़त्व का उदाहरण है। आगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, जैसे कैरम की गोटियाँ। कैरम की गोटियाँ जब स्ट्राइकर से ढेरी की सबसे निचली अर्थात सबसे नीचे वाली गोटी को तेजी से मारा जाता है तो केवल नीचे वाली गोटी बाहर निकलती है, बाकी ढेरी या बाकी गोटी जड़त्व के कारण लंबवत नीचे गिर जाती है। बाकी ढेरी जड़त्व के कारण लंबवत क्या होता है, नीचे गिर जाता है। आगे है गिलास और सिक्का। तो जैसा कि अभी पिक्चर में देखें, गिलास पर रखे ताश के पत्ते को जोर से मारने पर पत्ता क्या होता है, आगे निकल जाता है, लेकिन उस पर रखा सिक्का क्या होता है, जड़त्व के कारण गिलास में गिर जाता है। आगे है जड़त्व तथा द्रव्यमान। तो इनर्शिया एंड मास। तो क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? नहीं। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व क्या होता है, समान होता है? तो इसका आंसर है नहीं। भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्की वस्तुओं से अधिक होता है। तो भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तुओं का कम होता है, अर्थात भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्की वस्तुओं से अधिक होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व की माप है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व या अवस्था परिवर्तन का विरोध। जड़त्व क्या है, अवस्था परिवर्तन का विरोध, अर्थात वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि वह विराम है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो वही जड़त्व है। तो जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक ही होगा। एक उदाहरण है, तो एक खाली बक्से की तुलना में किताबों से भरे बक्से को धक्का देना कठिन होता है। एक फुटबॉल को किक मारने पर वह दूर जाती है, लेकिन उतने ही बड़े पत्थर को किक मारने पर वह शायद हिले भी नहीं, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान क्या होता है, पत्थर का द्रव्यमान और जड़त्व अधिक होता है। आगे है गैलीलियो गैलीली के बारे में। तो गैलीलियो गैलीली यह 1564 से 1642 ईस्वी तक के समय के व्यक्ति थे या वैज्ञानिक थे। तो गैलीलियो एक इटालियन भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने आनत तल या इंक्लाइंड प्लेन अर्थात झुका हुआ तल, उन्होंने आनत तल के प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि घर्षण रहित सतह, अर्थात रहित माने घर्षण नहीं होना चाहिए, घर्षण रहित सतह पर वस्तु अनंत काल तक गति करती रहेगी। तो गैलीलियो ने आनत तल के प्रयोग से सिद्ध किया था कि अगर इस तल में घर्षण नहीं रहेगा तो वस्तु अनंत काल तक क्या होता है, बढ़ते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। गैलीलियो ने दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किया और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। उनके द्वारा जो आविष्कार किया गया दूरबीन, जिससे खगोल विज्ञान में क्या हुआ, क्रांति ला दिया। आगे है गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम अर्थात यह नियम
बताता है कि गति का द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण से कैसे संबंधित है। तो द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण से कैसे संबंधित है। इसे समझने के लिए हमें संवेग को समझना होगा। गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए हमें संवेग को समझना होगा। तो संवेग यानी मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। संवेग को p से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो संवेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। तो संवेग को जान गए आप। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। अब आगे देखते हैं गति के द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो आगे क्या है? तो आगे देखते हैं। यहाँ गणितीय व्युत्पत्ति अर्थात मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। तो क्या है देखते हैं। तो आगे है माना द्रव्यमान m की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और समय t है तथा बल F लगाने पर अंतिम वेग v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुने प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग और संवेग में परिवर्तन, अर्थात इन दोनों का अंतर संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन की दर के लिए क्या कितना समय में यह परिवर्तन हुआ। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या पढ़े कि असंतुलित बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो चूंकि त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस u बाई टी। तो यहाँ v माइनस u बाई टी के जगह a रखने अर्थात त्वरण का मान रखने पर क्या आता है? f समानुपाती m इंटू a और समानुपाती के जगह k एक नियतांक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर ma, k का मान 1 रखने पर। तो आगे है बल का मात्रक। तो F बराबर निकल गया फॉर्मूला, F बराबर ma अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का मात्रक है न्यूटन। तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है। तो 1 न्यूटन क्या है? तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है कुछ सवाल है जो हल किया जा चुका है, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ है एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है।
तो 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो एक बल जो का लगता है 2 सेकंड के लिए 5 kg वाली वस्तु पर, उसका वेग 3 से 7 कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। तो कितना बल इसमें लगा उसकी मात्रा ज्ञात करने को कहा गया है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा। ये यहाँ 2 सेकंड लगा, यदि 5 सेकंड तक बल लगेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वह ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है, समय दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है। और इस फॉर्मूला से अभी जो द्वितीय गति के नियम के द्वितीय नियम से जो फॉर्मूला पता चला उसी पर रखकर बनाया गया है, जिससे उसका बल निकला कितना, तो 10 न्यूटन। तो इसी सवाल के भाग 2 में, जिसमें यदि क्या कहा बल 5 सेकंड के लिए लगता है तो अंतिम वेग क्या होगा, तो 5 सेकंड टाइम लिए और तो अभी निकालिए कितना बल लगा था, अभी निकाले कितना बल लगता है। तो बल कार्य कर रहा है 10 न्यूटन। तो वही है, बस उसी फॉर्मूला पर फिर से वैल्यू पुट कर देना है, अंतिम वेग यहाँ ज्ञात करना है। तो निकल आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो आगे क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज गेंद को कैच लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है, समझाइए। तो जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। हाथों को पीछे खींचने से गेंद के रुकने में अधिक समय लगता है, चूँकि F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, और समय बढ़ने पर अगर यहाँ समय बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, समय को बढ़ाने पर क्या होता है, बल कम हो जाता है। कम बल लगने से हाथों में क्या होगा, चोट नहीं लगता है। कम बल लगेगा, इसकी वजह से समय बढ़ाएगा तो बल कमेगा, और कम बल लगेगा तो हाथों में चोट नहीं लगेगा, इसीलिए हाथों को पीछे खींचा जाता है। आगे क्वेश्चन है, एक 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना करें। तो इस प्रश्न में प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर पर घंटा है, जिसे मीटर पर सेकंड में बदलने पर 30 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग अर्थात वो ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग शून्य हो जाता है, और रुकने में उसे 4 सेकंड लगते हैं, और उसका कुल द्रव्यमान क्या है, 1000 kg। तो कुल बल ज्ञात करने के लिए कहा गया कि ब्रेक द्वारा कितना बल लगाया गया, तो उसी फॉर्मूला से F बराबर ma से, तो ए का मान ये होता है, तो कितना है 75 माइनस 75 100 न्यूटन। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल गति की विपरीत दिशा में लगा है। बल गति की विपरीत दिशा में लगा है, जिससे मंदक बल कहते हैं। आगे है गति के तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम के बारे में जानते हैं। तो गति का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया अर्थात एक्शन के बराबर, प्रत्येक क्रिया या एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया या रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, या प्रत्येक एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है।
तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, एक ही वस्तु पर नहीं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। तो इसके उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के। तो बंदूक का प्रतिक्षेपण, रिकॉइल ऑफ गन। जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है। जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, जिसे जो क्या है, क्रिया है। बदले में गोली बंदूक को पीछे की ओर समान बल लगाती है। बदले में गोली बंदूक पर क्या करती है, पीछे की ओर समान बल लगाती है, जो प्रतिक्रिया है, जिससे कंधे में क्या होता है, झटका लगता है। चलना भी तृतीय नियम को फॉलो करता है। कैसे, तो हम चलते समय जमीन को पीछे धकेलते हैं, यह क्रिया है, और जमीन हमें आगे धकेलती है, यह प्रतिक्रिया है। नाव से कूदना, जब नाविक नाव से आगे कूदता है तो नाव का नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर, तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो पूरा प्रश्न में लिखा गया है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा, तो रबर का गेंद या उसी आकार का पत्थर। तो पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए पत्थर का जड़त्व भी अधिक होगा। आगे है साइकिल और रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, तो जड़त्व अधिक होगा। 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, तो 5 रुपए के सिक्का का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका जड़त्व अधिक होगा। आगे प्रश्न है, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं, तो इसका कारण है विरामावस्था के जड़त्व के कारण। जब शाखा हिलती है तो वह गति में आ जाती है, लेकिन पत्तियां जड़त्व के कारण अपनी जगह स्थिर रहने का प्रयास करती है, जिससे वे टूटकर गिर जाते हैं। आगे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स है। तो एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए कहा गया, अगर इसका द्रव्यमान अर्थात उस ट्रक का द्रव्यमान क्या है, 7 टन है, तो बल की गणना करने के लिए भी कहा गया। 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 kg। तो प्रश्न में प्रारंभ में क्या था, प्रारंभिक वेग विराम में होने के कारण 0, और दूरी कितना चला, 400, और 400 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो त्वरण का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे और बल की गणना के लिए कहा गया है। तो बल यहाँ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बराबर क्या, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण ऊपर निकालें, और द्रव्यमान दिया गया है। आगे है त्वरित क्विक रिवीजन है। तो हमने अब तक पढ़ा तो गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, और यह इसके अनुसार वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। संवेग या मोमेंटम। तो संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का क्या है, गुणनफल।
जिसका मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड। गति का द्वितीय नियम, बल का समीकरण प्राप्त होता है गति के द्वितीय नियम से, F बराबर एम ए। और गति का तृतीय नियम है क्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में। दो भिन्न वस्तुओं पर भी होता है। बल का ऐसा मात्रक है न्यूटन। आगे आगे ये प्रश्न है जो आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।